जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक लूप में फंस जाए और आपको एक ही दिन को बार बार जीना पड़े जिसमें कुछ खतरनाक लोग आपकी जान के पीछे पड़े हो। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में। रॉय एक ही दिन को न जाने कितनी बार जी चुका होता है, इसलिए उसे पहले से पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। हर सुबह वो एक हत्यारे से लड़ता है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से एक आदमी मशीन गन लिए उसे मारने आता है, जिसे रॉय चाकू फेंक कर मार डालता है। इन्हीं सबके बीच में वो अपनी एक्स वाइफ की फोटो को निहारने लगता है और फ्लैट में ब्लास्ट होने से ठीक पहले रॉय खिड़की से कूदकर सीधा एक ट्रक में गिरता है। वैसे हर बार उसके साथ ऐसा नहीं होता, कभी कभी वो ट्रक के नीचे भी आ जाता है, जिसके बाद हर रोज वो एक आदमी से उसकी कार छीनता है। वहाँ से जल्दी निकलने के चक्कर में वो गाड़ी तेजी से भगाता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब रॉय को इतना तो समझ आ गया था कि कोई तो उसे मारना चाहता है, मगर किस लिए ये नहीं पता था। कभी रास्ते में कुछ औरतें उसे गोली मार देती तो कभी एक बौना आदमी उसे बम से उड़ा देता। ग्वेन नाम की एक तलवारबाज लड़की हर बार उसे मारने से पहले अपना नाम बताती थी। यही नहीं, उसका एक हमशक्ल भी था जो उसकी जान के पीछे पड़ा था। रॉय को भरोसा था कि उसकी एक्स जेमा उसके सभी सवालों का जवाब दे सकती है, तो उसने जेमा को कॉल लगाया, मगर कॉल उसका बॉस वेंटर उठाता है। वो बताता है कि जेमा की तो कल रात ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है, यानी उसका टाइम लूप शुरू होने से पहले ही जेमा मर चुकी थी। लेकिन उसके पीछे लगे ये खतरनाक लोग उसे दुखी होने का भी टाइम नहीं देते। अगले दिन हर रोज की तरह रॉय तेजी से गाड़ी दौड़ाकर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वह किसी तरह उसका पीछा करने वाली औरतों से वह ग्रेनेड लॉन्चर छीनकर उन्हें उड़ा देता है, जिसके बाद रॉय अपने फेवरेट नूडल कैफे में पहुंच जाता है और थोड़ी शराब पीता है। इसी बीच हम डेव को देखते हैं जो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। दूसरी तरफ डी फैंग नाम की एक फेमस चाइनीज तलवारबाज भी वहाँ मौजूद थी। रॉय शराब पीते हुए नोटिस करता है कि घड़ी में 12:47 हो गए हैं, जिसके साथ ही सभी लोग इकट्ठा होकर रॉय को गोलियों से भून डालते हैं। इसके बाद हमें रॉय के टाइम लूप में जाने से पहले का दिन दिखाया जाता है। वो अपनी एक्स वाइफ के ऑफिस में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए अपना रेज्यूमे देने गया था। पता चलता है कि सिक्योरिटी की जरूरत ऑफिस वालों को नहीं, जेमा को है। जेमा अचानक रॉय के सर से कुछ बाल काट लेती है। उसका व्यवहार बहुत अजीब सा लग रहा था। वो रॉय से पूछती है कि क्या उसे उसका भेजा हुआ जन्मदिन का तोहफा मिल गया। जेमा रॉय के गले लगकर उसे ओसाइरिस वर्ड को याद रखने को कहती है। तभी 3 गार्ड वहाँ आ जाते हैं और रॉय को बाहर भेज देते हैं। उसके जाने के बाद जेमा के बॉस वेंटर ने उसे धमकाते हुए कहा कि वह जिस चीज पर काम कर रहे हैं वो एक टॉप सीक्रेट है और वो अपने पुराने आशिकों को ऐसे ही अंदर नहीं बुला सकती। रात के तकरीबन 3 बजे रॉय एलिस नाम की एक लड़की जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट है, उसके साथ एक बार में बैठा था। एलिस के बाथरूम जाने के बाद बारटेंडर बातों बातों में उसे बताती है कि वह लड़की के साथ मौज मस्ती भले ही कर ले, लेकिन उसकी आंखों में प्यार किसी और के लिए ही है। तभी उसे जेमा का फोन आता है जो कि रॉय के बालों के सैंपल के साथ कुछ कर रही थी। वो रॉय से कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए उस चीज में जिसमें वो सबसे अच्छा है। यह कहकर वो मशीन की तरफ चल पड़ती है। क्योंकि वेंटर और उसका सिक्योरिटी हेड सब सुन और देख रहे थे, तो वेंटर ने जेमा को पकड़कर उसके पास लाने का ऑर्डर दिया। अगले दिन सुबह जब रॉय उठा तो लूप शुरू हो चुका था। उसने जेमा के कहे मुताबिक उस दिन का दिया हुआ जन्मदिन का तोहफा ढूंढा, जो कि एक किताब थी। लेकिन इससे पहले वह उसे पढ़ पाता, हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ मशीन गन वाला आदमी आ जाता है और उसे मार डालता है, जिसके बाद फिर से वही सब शुरू होने लगता है। रॉय किसी तरह बचते हुए जेमा की गिफ्ट की हुई किताब के साथ एक अंडरग्राउंड गेमिंग स्टोर में चला जाता है। किताब पढ़कर उसे पता चलता है कि आइसिस एक इजिप्शियन लीडर की पत्नी थी। किताब के आखिरी में जेमा ने लिखा था कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। रॉय को इस किताब में कुछ भी काम का नहीं लगा। अचानक से उसकी नजर अपने बेटे जो पर पड़ती है, लेकिन जो को ये नहीं मालूम था कि रॉय उसका बाप है, इसलिए वो अपने बेटे के साथ समय बिताने लगता है। वहाँ से बाहर निकलते ही रॉय नोटिस करता है कि सामने घड़ी में 12:50 हो गए हैं और यह पहली बार था कि रॉय इतनी देर तक जिंदा रहा। मगर तभी वहाँ गैंग की एंट्री हो गई था कि वह ज्यादा देर तक जिंदा सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि वह अंडरग्राउंड एरिया में था, जहाँ से कोई उसे ट्रैक नहीं कर पाया। रॉय अपने बेटे को गोलियों से बचाते हुए और अपनी आखिरी सांस भरते हुए कहता है कि वह उसका असली पिता है। डर के साथ साथ आखिरी लम्हों में रॉय को अपने बेटे की आंखों में अपने लिए प्यार दिखता है। लूप के फिर से शुरू होने पर वह एक नए जोश के साथ उठता है। उसने सुबह उस पर हमला करने वाले आदमी से पूछा कि उन्होंने ट्रैकर कहाँ लगाया है, जिसके बाद अब रॉय कैसे भी वह ट्रैकिंग डिवाइस ढूंढना चाहता था। वह अपने फेवरेट नूडल कैफे के वॉशरूम में गया और अपनी बॉडी और कपड़ों में ट्रैकर डिवाइस को ढूंढने लगा, मगर बहुत ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। फिर रॉय को सिक्योरिटी ऑफिसर की याद आती है जो उस समय नूडल कैफे में मौजूद था। उसने डेव से पूछा अगर उसे किसी की बॉडी में ट्रैकिंग डिवाइस फिट करना हो तो वो कहाँ करेगा, जिस पर डेव बताता है कि ट्रैकिंग छुपाने की सबसे बढ़िया जगह किसी के दांत के अंदर होती है। और यह सुनते ही रॉय उसे बाथरूम में ले जाकर पागलों की तरह अपने दांत उखड़वाने लगा है। किस्मत से दूसरे ही दांत के अंदर ट्रैकर मिल जाता है। तभी वहाँ उसका हमशक्ल आकर उसे गोली मार देता है। अगली बार में रॉय सबसे पहले वॉशरूम में जाकर उस ट्रैकर डिवाइस को निकाल देता है। उसने ट्रैकर की मदद से एक एक करके सभी गैंग मेंबर्स को ठिकाने लगा दिया। तभी उनमें से एक के मोबाइल पर ब्रेड का कॉल आता है, जिसे देखकर वो सीधा लैब की तरफ निकल पड़ता है। मगर पहले अटेम्प्ट में तो वो गाड़ी दीवार में ठोक कर ब्रेड के हाथों मारा जाता है, मगर अगली बार वो गाड़ी उड़ाकर सीधी एंट्री मारता है।
है। जब गार्ड्स गोलियां बरसाते हुए गाड़ी के पास जाते हैं तो पता चलता है कि यह तो रॉय का ही बिछाया गया जाल था। गाड़ी के पास पहुंचते ही उसने गाड़ी में रखे एक्सप्लोसिव ब्लास्ट कर दिए। उसने हमशक्ल रॉय को ठिकाने लगाकर उसका सिक्योरिटी बैज भी ले लिया। पहले तो उसका सिक्योरिटी बैज काम नहीं करता, बाद में जब वो जुगाड़ से लिफ्ट खोल भी लेता है तो बाहर ब्रेड और उसके आदमी गश्त लगाए बैठे थे, तो उसने खुद को ही गोली मारकर दोबारा से ट्राई करने का फैसला किया। अगले अटेम्प्ट में रॉय पहले से ही जानता कि वो लोग लिफ्ट खुलने पर उसका इंतजार कर रहे होंगे, तो वो साइड से गया और सबको खत्म कर दिया। आगे चलकर उसका सामना गुएन येन से हुआ, जो कि बहुत खतरनाक तलवारबाज है, पर रॉय के पास तो बंदूक है। लेकिन जब उसने ट्रिगर दबाया तो पता चलता है कि बंदूक खाली है। रॉय बहुत बार उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुएन येन से नहीं जीत पाता। वह हर बार उसे एक ही बार में खत्म कर देती है। अगले अटेम्प्ट में वेंडर उसे जिंदा पकड़ लेता है और उसे मारने से पहले अपने टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगता है। जो मशीन हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी उसका नाम उसारे स्प्रिंडल था और उसमें ताकत है इतिहास को बदलने की। असलियत में जो भी उसके साथ हो रहा था उसकी वजह यह मशीन ही थी। जेमा वेंडर को भनक लगे बिना रॉय के बालों के इस्तेमाल से उसके डीएनए को मशीन में डाल देती है। यह बात साफ थी कि वेंडर को इसका कोई आइडिया नहीं था। रॉय जेमा के उसके जन्मदिन पर दी गई किताब को फिर से पढ़ता है और वो समझ गया कि जब तक उसका डीएनए मशीन में मौजूद है उसे कोई नहीं मार सकता। उसे यह भी समझ आया कि जेमा उस पर कितना भरोसा करती थी। वह जोश से भर उठा, मगर अभी भी उसके रास्ते में गुएन येन ही थी। अपने अगले अटेम्प्ट में वह उससे लड़ने के बजाय नूडल कैफे में जाकर लेजेंडरी चाइनीज तलवारबाज से मिलता है। वो टाइबिन से उसे तलवारबाजी सिखाने को कहता है, लेकिन वह तो सिर्फ एक ही दिन के लिए आई थी। रॉय फट से मान जाता है कि एक दिन बहुत है मेरे लिए। वह हर रोज फ्रेड के पास जाता और उसे तलवारबाजी सीखने की बात करता। धीरे धीरे वह बेहतर होता गया। इसके बाद वह एक दिन गुएन से लड़ने पहुंचा। उसने अपनी बंदूक जमीन पर रखी और पास की दीवार से एक तलवार उठा ली। उसने लाजवाब तलवारबाजी दिखाते हुए गुएन येन को खत्म कर दिया। तभी ब्रैड और विंटर भी वहां आ जाते हैं, जिसे वो अपनी तलवार से मार देता है। जैसे ही विंटर ब्रैड की बंदूक उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो रॉय उससे पहले ही तलवार लेकर उस तक पहुंच जाता है। विंटर को शक हुआ कि एक आदमी इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। वह समझ गया कि जेमा ने मशीन के इस्तेमाल से उसे समय के लूप में डाल दिया है। विंटर रॉय को बताता है कि जब वो यहाँ आकर उसे गुंडों से लड़ रहा था तो उसने उसके बेटे जो को मारने का बंदोबस्त कर रखा था। यह सुनते ही रॉय जल्दी से जो के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो पहले ही मर चुका है। अपनी बेटी की मौत देखने के बाद रॉय सारी उम्मीदें खो चुका था। वह जानबूझकर हत्यारों को अपने आप को मारने देता है, लेकिन एक दिन उसने सोचा बहुत हुआ, यह दिन बार बार चलता ही है तो क्यों ना उसे अपने बेटे के साथ बिताए। तो जॉय हर दिन जो के साथ गेम खेलता और शाम को जब वह दोनों एक बेंच पर बैठे होते तो सब खत्म हो जाता। एक दिन जो ने बताया कि उसे सुबह उसकी माँ का कॉल आया था, जिसमें जेमा उसे समझाते हुए कहती है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो कि वो रॉय से बात कर सकता है। रॉय जो की बात कंफर्म करने के लिए जो से उसका फोन लेता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि सुबह जेमा सच में जिंदा थी और उसके बाद अभी भी मौका है उसे बचाने का। रॉय अगले अटेम्प्ट में जल्दी से जल्दी वेंडर और ब्रैड को मारकर कैमरा रूम में पहुंच जाता है। वो देखता है कि जब सुबह वो उठा था तो उसके 15 मिनट तक जेमा जिंदा थी। यह देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वह खुद को गोली मार देता है ताकि वह जल्दी से लूप रीसेट कर सके। अगली सुबह उठकर रॉय सीधा हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देता है। वो मिनी गन वाले गुंडे को मार देता है और पायलट को बंदी बनाकर हेलीकॉप्टर लैब की तरफ लेकर निकल पड़ता है। उसने सभी गुंडों को हेलीकॉप्टर की मशीन गन से उड़ा दिया। वह जल्दी से उस जगह पहुंच गया जहां जेमा मरने वाली थी, लेकिन मौके पर उसने एंट्री मारकर ब्रैड और वेंटर का खेल खत्म कर दिया। आखिरकार उसने जेमा को बचा ही लिया। उन दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को इजहार किया। अगले सीन में हमें रॉय टाइम पेडलर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है, जिससे उसका यह टाइम लूप टूट जाएगा।